नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी सांस लेने की प्रक्रिया और उसका हमारे जीवन के केंद्र यानी नाभि से क्या गहरा नाता है। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है, एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट। इसमें ओशो और लाओ त्से जैसे विचारकों के हवाले से इस विषय के कई अनछुए पहलुओं को खोला गया है। हाँ, ये सिर्फ ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सांस हमारे स्ट्रेस लेवल को, हमारी भावनाओं को, यहाँ तक कि अस्तित्व के साथ हमारे कनेक्शन को कैसे दिखाती है। ऐसा लगता है कि ये साधारण से दिखने वाली सांस अपने अंदर काफी गहरे राज छुपाए बैठी है। तो चलिए इस स्रोत सामग्री में उतरते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। बिल्कुल। और ये चर्चा जो है वो मुख्य रूप से इस आइडिया पर है कि सांस लेने का जो हमारा असली नेचुरल सोर्स है, जिसे जापानी में तानदेन कहते हैं। तानदेन। हाँ, नाभि से करीब 2 इंच नीचे एक पॉइंट। ये पॉइंट हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, कितना निर्णायक है। अच्छा। स्रोत कहता है कि बचपन में हम सब स्वाभाविक रूप से इसी सेंटर से सांस लेते हैं, पर धीरे धीरे समाज का दबाव, कंडीशनिंग, वो हमें इससे दूर कर देती है और इसके परिणाम वो काफी गहरे होते हैं। तानदेन, ये शब्द ही अपने आप में एक उत्सुकता जगा रहा है। आपने कहा जापानीज शब्द है। स्रोत ये भी कहता है कि हमारी भाषाओं में शायद इसके लिए कोई सीधा शब्द है नहीं। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो ये तानदेन आखिर है क्या, मतलब इसका महत्व क्या है? हाँ, तो स्रोत के हिसाब से तानदेन वो सेंटर है जहां से आइडियली आदर्श रूप से हमारी सांस चलनी चाहिए। ये सिर्फ एक फिजिकल पॉइंट नहीं है, ये एक तरह का एनर्जी सेंटर है। एनर्जी सेंटर, ओके। और इसका महत्व इस बात में है कि स्रोत कहता है जितनी गहरी सांस होगी, यानी वो जितनी तानदेन के पास से उठेगी, व्यक्ति उतना ही रिलैक्स्ड रहेगा, शांत, फोकस महसूस करेगा। अच्छा। आप सोचिए, छोटे बच्चे कितने तनाव मुक्त, कितने पल में जीते हुए लगते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत इसका एक बड़ा कारण यही मानता है कि वो नेचुरली तानदेन से सांस लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर सांस गहरी नहीं है, तानदेन से नहीं आ रही, तो व्यक्ति तनाव में होगा। स्रोत बहुत साफ कहता है जितनी सांस ऊपर से चलेगी, यानी छाती से या गले के पास से, उतना ही व्यक्ति बेचैन होगा, चिंतित, अस्थिर। हम जब डरते हैं या घबराते हैं तो क्या होता है, सांस अपने आप छोटी और तेज हो जाती है ना? हाँ। बस छाती तक आती जाती है। हाँ, ये तो महसूस किया है। और जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, मान लीजिए सोने लगते हैं, तब सांस अपने आप धीमी, गहरी होकर पेट तक पहुंचने लगती है, तानदेन के आसपास। ये एक सीधा कनेक्शन है। ये तो अनुभव की बात हुई, लेकिन यहाँ स्रोत एक और दिलचस्प बात कह रहा है कि समाज ने भी हमारी सांस की आदत को बिगाड़ा है। खास तौर पर ये सोच कि छाती फूली हुई होनी चाहिए। ये कहाँ से आई बात? स्रोत इसे एक तरह का पागलपन कहता है, जो लगभग पूरी दुनिया में फैला है, खासकर पुरुषों में। अच्छा। हाँ, कि छाती चौड़ी हो, उभरी हुई हो, इसे मर्दानगी या अच्छी सेहत का सिंबल मान लिया गया। अब सोचिए, अगर छाती को हर समय फुलाकर रखना है तो सांस पेट तक कैसे जाएगी? बिल्कुल, सांस को पेट तक तानदेन तक जाने ही नहीं दिया जा सकता। उसे छाती में ही रोककर वापस भेजना पड़ता है। ओह। और नतीजा, सांस उथली हो जाती है। हम अपने नेचुरल सेंटर से कट जाते हैं। स्रोत ने इसका कोई उदाहरण भी दिया है क्या? हाँ, और वो बहुत रोचक है। बुद्ध की मूर्तियों का जिक्र है। बुद्ध की मूर्तियां? हाँ, भारत में बनी जो पुरानी मूर्तियां हैं, उनमें अक्सर बुद्ध का पेट बिल्कुल पिचका हुआ दिखाते हैं, पीठ से लगा हुआ, और छाती काफी उभरी हुई। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। हाँ, शायद ये उसी आइडियल बॉडी शेप को दिखाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब बौद्ध धर्म चीन और जापान पहुंचा तो वहां बुद्ध की जो मूर्तियां बनी, उनमें पेट काफी बड़ा, सहज, गोल दिखाया गया है, जैसे बच्चों का होता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही। स्रोत के अनुसार ये बड़ा गोल पेट वाली मूर्ति असल में गहरी तानदेन तक जाने वाली सांस का प्रतीक है, और उस सहजता, उस विश्राम का जो बुद्धत्व से जुड़ा है। कमाल की बात है। यानी एक कल्चरल सोच या सुंदरता का पैमाना हमारी सांस की गहराई और हमारी सेहत तक को बदल सकता है। ये दिखाता है कि मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हैं। बिल्कुल, और स्रोत इस कनेक्शन को और भी गहरे लेवल पर ले जाता है। लाओ त्से का जिक्र करते हुए स्रोत बताता है कि अस्तित्व को महसूस करने के 3 मुख्य केंद्र हैं। 3 केंद्र? हाँ, सबसे गहरा, सबसे फंडामेंटल केंद्र है नाभि, यानी तानदेन। उससे थोड़ा ऊपर और कम गहरा है हृदय केंद्र। और सबसे ऊपर, सबसे सतह पर है हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जीवन को इन 3 लेवल से जी सकते हैं? हाँ, और हर लेवल का अपना एक अलग कैरेक्टर है।
स्रोत कहता है कि जो लोग ज्यादातर बुद्धि के लेवल पर जीते हैं वो बहुत लॉजिकल होते हैं, हिसाब किताब में साफ, उनकी सोच में क्लैरिटी होती है, लेकिन वो सतह पर ही रह जाते हैं। जीवन के जो गहरे अनुभव हैं, जहां लॉजिक काम नहीं करता, वो उनसे अछूते रह जाते हैं। और हृदय केंद्र? जब व्यक्ति हृदय के लेवल पर आता है तो लॉजिक, गणित, ये सब पीछे छूट जाता है। यहां प्रेम है, करुणा है, भक्ति है, इमोशंस की गहराई है, लेकिन वो बुद्धि वाला हिसाब नहीं है। ये बुद्धि से गहरा तो है, पर अभी भी अस्तित्व के मूल स्रोत से एक कदम दूर है। और सबसे गहरा तानदेन? स्रोत के अनुसार जब व्यक्ति तानदेन के केंद्र पर जीता है, जब उसकी सांस वहां से चलती है, तब वो सीधे अस्तित्व से कनेक्ट हो जाता है। सीधे? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा जुड़ा होता है, बिना किसी बनावट के, बिना किसी इंटेलेक्चुअल फिल्टर के, पूरी तरह प्रेजेंट, पूरी तरह नेचुरल। स्रोत कहता है कि जिसकी सांस नाभि से चल रही है वो अस्तित्व के साथ एक हो गया है। उसकी एनर्जी फ्लूइड हो जाती है, तनाव मुक्त, वो शिशु जैसा कोमल, रिसेप्टिव बन जाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो इस स्थिति में नहीं होते। हम या तो बुद्धि या ज्यादा से ज्यादा दिल के लेवल पे जीते हैं। तो ये तानदेन तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? स्रोत इसका कारण क्या बताता है? स्रोत यहाँ एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन बहुत सेंट्रल मुद्दे पर आता है। शर्म और अपराध बोध, गिल्ट, खासकर हमारी सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ। स्रोत बताता है कि बचपन में जब बच्चा अपने शरीर को एक्सप्लोर करता है, अपनी नाक, कान, हाथ छूता है, हाँ। तो माँ बाप खुश होते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी जेनिटल्स जननेंद्रियों को छूता है, माँ बाप असहज हो जाते हैं, रोकते हैं, डांटते हैं। ये तो होता है, पर इसका सांस पर क्या असर पड़ता है, ये कनेक्शन थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है। यहीं पर स्रोत एक चौंकाने वाला कनेक्शन बताता है। बच्चे के मन में ये बात बैठ जाती है कि शरीर का ये हिस्सा, जेनिटल्स, ये गलत है, गंदा है या शायद खतरनाक है। ये जो अपराध बोध है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ये उसके सबकॉन्शियस में गहरा बैठ जाता है। अब स्रोत कहता है कि तानदेन का जो केंद्र है वो जेनिटल्स के बहुत करीब है, फिजिकली भी और एनर्जी के लेवल पर भी। अच्छा। तो जब सांस गहरी होकर तानदेन तक पहुंचती है तो वो नेचुरली जेनिटल्स के एरिया में भी एक एनर्जी, एक सेंसेशन पैदा करती है। तो उस अपराध बोध के कारण बच्चा अनजाने में बिल्कुल अनजाने में अपनी सांस को तानदेन तक पहुंचने से रोकने लगता है। उसे डर लगता है कि गहरी सांस लेने से कहीं वो गलत या अस्वीकार्य सेंसेशन ना जाग जाए। वो अपनी सांस को ऊपर खींच लेता है, छाती तक ही सीमित कर लेता है, और ये आदत जिंदगी भर बनी रह सकती है। स्रोत के शब्दों में कहें तो शर्म और गिल्ट के कारण तानदेन केंद्र सिकुड़ जाता है और हमारी सांस उथली रह जाती है। हम अपनी ही लाइफ एनर्जी के सोर्स से कट जाते हैं। ये तो बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसका सीधा शारीरिक प्रभाव पड़ रहा है। और स्रोत इस शर्म और कामुकता के कनेक्शन को और भी आगे ले जाता है शायद। हाँ, बिल्कुल। स्रोत नींद और सपनों के उदाहरण से इसे और साफ करता है। सिगमंड फ्राइड मानते थे कि पुरुषों को नींद में जो इरेक्शंस होते हैं वो अतृप्त काम वासना के सपनों की वजह से होते हैं। लेकिन स्रोत लाओ त्से का जिक्र करते हुए एक और कारण बताता है। गहरी नींद में जब व्यक्ति पूरी तरह रिलैक्स्ड होता है तो उसकी सांस स्वाभाविक रूप से गहरी होकर तानदेन केंद्र पर चोट करती है, हिट करती है। चोट। हाँ, एक तरह का स्पंदन, और यही स्पंदन सेक्सुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, भले ही उस समय कोई कामुक सपना ना चल रहा हो। स्रोत के अनुसार एक हेल्दी पुरुष को रात में 12 से 18 बार तक ऐसा हो सकता है, जो असल में गहरी तानदेन केंद्रित सांस का ही प्रमाण है। अच्छा, और इसका संबंध संभोग, इंटरकोर्स से भी जोड़ा गया है? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि संभोग के दौरान गहरी पेट से चलने वाली रिथमिक सांस लेना बिल्कुल नेचुरल और जरूरी हो जाता है। उस समय आप छाती से उथली सांस ले ही नहीं सकते। सांस खुद ब खुद गहरी होकर तानदेन पर धक्के मारने लगती है, और इसी प्रिंसिपल का उल्टा इस्तेमाल तंत्र में किया जाता है। तंत्र में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जहां इंटरकोर्स के दौरान सांस को जानबूझकर रोक लिया जाता है या ऊपर खींच लिया जाता है। क्यों? ताकि एनर्जी तानदेन तक ना पहुंचे और एजैक्यूलेशन, वीर्यस्खलन को रोका जा सके, जिससे संभोग लंबा चल सके। अच्छा, यानी सांस का कंट्रोल सीधे एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करता है। और स्रोत ने पहलवानों का जिक्र भी किया था, वो क्या था? हाँ, ये एक और दिलचस्प उदाहरण है। स्रोत कुछ डॉक्टर्स के हवाले से कहता है कि कई पुरुषों में नपुंसकता, इम्पोर्टेंस का कारण सिर्फ ये होता है कि उनकी सांस तानदेन तक नहीं पहुंच पाती। सिर्फ सांस की वजह से? हाँ,
खासकर पहलवानों में यह समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि पहलवानी की प्रैक्टिस में क्या होता है, पेट को सिकोड़कर अंदर खींचकर रखने पर जोर होता है और छाती को फुलाया जाता है। हाँ, वो तो है। इस आदत के कारण सांस के तानदेन तक पहुंचने का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। स्रोत के अनुसार इससे जो पौरुष तत्व है, जो मेल एनर्जी है, उसको सांस के जरिए मिलने वाला पोषण रुक जाता है और ये इम्पोर्टेंस का कारण बन सकता है। ये तो सचमुच शरीर, मन, सांस और हमारी यौन ऊर्जा के बीच कितने गहरे संबंध हैं उन्हें उजागर करता है। अच्छा, अगर शर्म और दमन हमें तानदेन से काटते हैं तो फिर वापस जुड़ने का रास्ता क्या है? क्या हमें अपनी कामुकता या वासना से लड़ना होगा? नहीं, स्रोत ठीक इसके उलट बात कहता है। लड़ने से, दमन करने से बात और बिगड़ती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो फिर स्रोत के अनुसार तानदेन से गहरी सांस तभी नेचुरली चल सकती है जब व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व को, जिसमें उसकी कामुकता, उसकी वासना भी शामिल है, बिना किसी शर्त के पूरी तरह स्वीकार कर ले। पूरी तरह? हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा अपने हर अंग को, हर भाव को सहजता से स्वीकार करता है, बिल्कुल वैसे ही। वासना मतलब? यहाँ स्रोत वासना शब्द का किस अर्थ में प्रयोग कर रहा है? सिर्फ सेक्सुअल इच्छा? नहीं, यहाँ वासना का अर्थ सिर्फ सेक्सुअल डिजायर तक सीमित नहीं लगता, बल्कि जीवन की जो गहरी ऊर्जा है, इच्छाएं हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, उन सब के लिए है। अच्छा। स्रोत का कहना है कि अगर हमने अपने किसी भी हिस्से को, चाहे वो सेक्सुअलिटी हो या कोई और नेचुरल इम्पल्स, अगर हमने उसे रिजेक्ट किया है, दबाया है, तो हम अंदर ही अंदर बंट जाते हैं। एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और इस बटे हुए, संघर्ष करते हुए मन के साथ गहरी, रिलैक्स्ड सांस लेना मुमकिन ही नहीं है। दमन से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि और ज्यादा पीड़ा और नर्क पैदा होता है। तो उपाय दमन नहीं, स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस। हाँ, टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण स्वीकृति। स्रोत कहता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी वासना को, अपनी नेचुरल एनर्जीज को उनकी टोटलिटी में बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए स्वीकार कर लेता है, वैसे ही वो उस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। और स्वीकृति से ही, हाँ, और कमाल की बात यह है कि स्वीकृति के जरिए ही वो उस चीज के पार जा सकता है जिससे वो बंधा हुआ महसूस कर रहा था। संघर्ष करके नहीं, बल्कि निर्द्वंद्व भाव से, एक विटनेस की तरह उसे स्वीकार करके। स्रोत के अनुसार जो बुद्धि अपनी वासना को पूरे रूप से स्वीकार कर लेती है, वो उसके पार निकल जाती है और तब अद्वैत का अनुभव संभव होता है। अद्वैत यानी वो अवस्था जहां कोई द्वंद्व नहीं रहता, जहां व्यक्ति और अस्तित्व एक हो जाते हैं, नॉन ड्युअलिटी। बिल्कुल, वो गहरी एकता का अनुभव, जहां मैं और दूसरा, शरीर और ब्रह्मांड, इनका भेद मिट जाता है। और स्रोत के अनुसार इस अनुभव का रास्ता तानदेन से गहरी, स्वीकृत सांस से होके गुजरता है। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और महत्वपूर्ण लग रहा है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाया जाए? मान लीजिए कोई अपनी सांस को वापस गहरा, तानदेन सेंटर्ड बनाना चाहता है, तो स्रोत क्या अभ्यास, क्या प्रैक्टिस सुझाता है? स्रोत मुख्य रूप से 3 सूत्र या अभ्यास बताता है। पहला सूत्र है कॉन्शियसली, मतलब सचेतन रूप से सांस को फेफड़ों या छाती से हटाकर नाभि केंद्र से लेना शुरू करना। कैसे? मतलब प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस ये है कि जब सांस भीतर लें तो पेट बाहर की ओर उठे, फूले, और जब सांस बाहर छोड़ें तो पेट अंदर की ओर जाए, पिचक जाए। इस पूरे प्रोसेस में छाती बिल्कुल शांत, शिथिल रहनी चाहिए, उसमें कोई मूवमेंट ना हो। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद उतना है नहीं, खासकर उन आदतों की वजह से जिनका हमने जिक्र किया। हाँ, स्रोत खुद ये मानता है कि पुरुषों में वो पहलवान दिखने की चाह, पेट अंदर, छाती बाहर, और स्त्रियों में स्तनों को सुडौल दिखाने या पेट को फ्लैट रखने की जो सामाजिक कंडीशनिंग है, वो इसमें बाधा डाल सकती है। हाँ, पेट फुलाकर सांस लेने में शायद शर्म या अटपटापन लगे। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये भी दावा करता है कि अगर कोई ईमानदारी से सिर्फ 1 से 3 हफ्ते भी इसका अभ्यास करे तो वो खुद हैरान रह जाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखते हैं। जैसे? गुस्सा कम होने लगता है, बेवजह का तनाव, चिंता घटने लगती है, रात को नींद गहरी और शांत हो जाती है, पर्सनैलिटी में एक बैलेंस, एक ठहराव आने लगता है। ये तो वाकई कोशिश करने लायक लगता है। और दूसरा सूत्र क्या है? वो थोड़ा अप्रत्याशित बताया गया था। हाँ, दूसरा सूत्र थोड़ा उल्टा लगता है, पर बहुत पावरफुल है। वो है अपना सारा ध्यान केवल सांस को बाहर छोड़ने पर लगाना, एक्सहेल करने पर। सिर्फ छोड़ने पर, लेने पर नहीं? नहीं, सांस को अंदर लेने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी,
उसे प्रकृति पर छोड़ देना है। जब सांस बाहर छोड़ें तो जितने जोर से, जितनी पूरी तरह से उसे बाहर फेंक सकें, स्रोत उलीचना शब्द इस्तेमाल करता है, उतना करें। उलीचना, जैसे पानी उलीचते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही, जैसे शरीर से सारी हवा, सारी थकान, सारा तनाव बाहर फेंक रहे हों। अंदर सांस अपने आप आएगी, उसकी फिक्र नहीं करनी। लेकिन सिर्फ छोड़ने पर ही ध्यान क्यों? इसका लॉजिक क्या है स्रोत के अनुसार? स्रोत के पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल और फिजिकल कारण बताता है। हम अक्सर लेने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, छोड़ने से कतराते हैं। स्रोत कहता है कि कंजूस आदमी सिर्फ सांस लेने में सुख पाता है, छोड़ने में कंजूसी करता है। नतीजा क्या होता है? शरीर में पुरानी गंदी हवा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, भरी रहती है। नए ताजे प्राण, ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं बचती। अच्छा। जीवन का नियम है, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा पाओगे। जब आप पूरी तरह सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों में खाली जगह बनती है और ताज़ी हवा अपने आप ज्यादा मात्रा में अंदर आती है। तो छोड़ने पर जोर देने से शरीर शुद्ध होता है और साथ ही मन में देने का, छोड़ने का, हल्का होने का भाव डेवलप होता है। लेने में तनाव है, पकड़ है, छोड़ने में मुक्ति है, विश्राम है। अरे वाह, ये तो जीवन के प्रति हमारे नजरिए को भी बदल सकता है। ज्यादा छोड़ने से ज्यादा पाना। अच्छा, और तीसरा सूत्र? तीसरा सूत्र सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा है। वो है सांस के आने और जाने के साथ पूरी तरह एक हो जाना। आइडेंटिफाई हो जाना। एक हो जाना मतलब ये महसूस करना कि ये सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, बल्कि मैं ही सांस के साथ बाहर जा रहा हूं और मैं ही सांस के साथ भीतर आ रहा हूं। प्राण के साथ एक हो जाना। इसे कैसे महसूस किया जाए? ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। स्रोत कहता है कि ये ख्याल करना है, जब सांस बाहर गई तो मैं इस शरीर की सीमा तोड़कर बाहर विराट में फैल गया, एक्सपैंड हो गया। जब सांस भीतर आई तो मैं ही इस शरीर में वापस लौट आया। अच्छा। चलते, उठते, बैठते, हर पल अगर ये होश बना रहे कि सांस के साथ मेरा फैलाव और सिकुड़ना हो रहा है, तो धीरे धीरे शरीर और बाहरी दुनिया के बीच की जो बाउंड्री है वो घुलने लगती है। मैं और दूसरा का भेद मिटने लगता है। स्रोत के अनुसार यही अभ्यास अगर गहरा और परमानेंट हो जाए तो अद्वैत का, उस परम एकता का अनुभव होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? ये गहरी सांस, ये तान देना, ये सब क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सार यही है कि हमारी सांस महज एक बायोलॉजिकल क्रिया नहीं है। ये हमारे होने की अवस्था का, हमारे स्टेट ऑफ बीइंग का आईना है। तान देन से जुड़ी गहरी, रिदमिक और एक्सेप्टेड सांस हमें तनाव और चिंता से मुक्ति दिला सकती है, हमारी भावनाओं में बैलेंस ला सकती है, हमें अपने शरीर और अपनी नेचुरल एनर्जीज, जिसमें सेक्सुअलिटी भी शामिल है, उसे स्वीकार करने में मदद कर सकती है, और आखिर में हमें अस्तित्व के साथ एक गहरे कनेक्शन का अनुभव करा सकती है। ये एक तरह से उस उथली, डरी हुई सांस से वापस शिशु जैसी सहज, कोमल और जीवंत सांस की ओर लौटने की यात्रा है। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत ने जो अभ्यास बताए, नाभि से सांस लेना, छोड़ने पर जोर देना और सांस के साथ एक हो जाना, ये इस यात्रा के प्रैक्टिकल कदम है। बिल्कुल, ये सरल दिखने वाले अभ्यास हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट में गहरा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। वो हमें उस केंद्र से फिर से जोड़ते हैं जहां से हम जीवन की शुरुआत में जुड़े हुए थे, लेकिन फिर सामाजिक कंडीशनिंग और दमन के कारण कट गए। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, बचपन में समाज से, परिवार से, शरीर या कामुकता को लेकर हमें जो संदेश मिले, जिन पर शायद हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया या जिन्हें हम भूल भी चुके हैं, क्या वो आज भी, इस पल में भी अनजाने में हमारी सांस लेने के तरीके को कंट्रोल कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो वे हमें हमारे अपने ही गहरे, सहज और आनंदपूर्ण अस्तित्व से कितना दूर रख रहे होंगे?